हम 4 बहनें थीं। हमारा एक ही भाई था जो बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। माँ बाप ने उसका नाम चिराग रखा। अब तो यूँ लगता था कि वह सिर्फ चिराग के लिए ही जीते थे। बेटे की पैदाइश के बाद तो जैसे वह इसमें खो से गए थे और हर किसी को बेटे के मुकाबले में कमतर जानने लगे थे। माँ और दीदी अक्सर उनको समझाती थी कि ऐसा मत करो, बेटे और बेटियां सभी माँ बाप के लिए एक जैसे मीठे फल होते हैं। एक ही चाहत में दूसरे की बेकदरी मत किया करो। मगर यह बात कभी पापा की समझ में नहीं आई। खैर, वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ हम सब भी बड़े होते गए। हम दादाजी के साथ रहते थे और हमारा छोटा सा शहर जो गांव की तरह ही था, जहां रोजगार भी बहुत ज़्यादा नहीं था। पापा मजदूरी करते थे। जब तक हम छोटे थे तो गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर उनकी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया। तभी एक दिन उन्होंने मजदूरी को अलविदा कह दिया और एक दोस्त के कहने पर दूसरे मुल्क जाकर कमाने लगे। मेरे पापा का वह दोस्त उन दिनों दुबई में था और यहाँ खूब कमा रहा था। गांव वाले उनको सोनू कहते थे। उसने मेरे पापा की दुबई जाने की मदद की और यूं मेरे पापा को गैर मुल्क में जाकर किस्मत आजमान मिल गया। पापा को सोनू की मदद से अच्छी नौकरी मिल गई और यूं हमारे दिन भी फिर गए। वह दुबई से काफ़ी रकम दादाजी को भेजने लगे। चंद महीनों तक तो दादाजी ने पापा की कमाई में से मम्मी को ज़रूरत के अनुसार खर्चा दिया, लेकिन फिर उन्होंने यह सिलसिला बंद कर दिया। कहने लगे कि मेरा बेटा परदेश में मेहनत कर रहा है, इस कमाई को यूं ही नहीं उड़ा देना चाहिए बल्कि जमा करना चाहिए। हम दादा और दादी जी के किचन से खाते और वो भी बहुत ही थोड़ी सी रकम मम्मी को देते। पापा का जमा किया हुआ बाकी रुपया दादाजी अपने दूसरे बेटे के हवाले कर देते कि इस रुपए को बैंक में जमा करके आओ। महेश चाचा ने अपने नाम पर ही बैंक अकाउंट खुलवाया था, इसलिए वह पापा की भी कमाई को अपने ही अकाउंट में डालते थे। काफ़ी अरसा यूं ही सिलसिला चलता रहा। मम्मी को खबर न थी कि उनके पति की कमाई कितनी है और किधर जा रही है और कौन कितने खर्च कर रहा है। यह तो बस दम सादे रोटी और सब्जी पर ही गुजारा कर रही थी। हमको ज़िंदगी की वो ऐश हासिल ना हो सकी जिनके हमने ख्वाब देखे थे। गरज पापा दुबई में दिन रात मेहनत करके अपनी कमाई दादाजी को भिजवाते रहे और हमारे 3 चाचा इस रकम को पानी की तरह बहाते रहे। 3 साल बाद पापा छुट्टी पर आए। हालात का जायजा लिया तो पता चला कि दादाजी और उनके भाइयों ने उनका भेजा हुआ रुपया खुद पर खर्च कर दिया है। ये जानकर पापा को बहुत गुस्सा आया, मगर क्या कर सकते थे। एक तरफ बाप था तो दूसरी तरफ छोटे भाई। फिर पापा ने बिना झगड़े ही हमारे लिए एक छोटा सा मकान खरीदा और हमको उसमें शिफ्ट कर दिया ताकि हम अपना किचन अलग कर सकें और हम अच्छा खा पी सकें, और खर्चा भी मामा जी को भिजवाने लगे ताकि मम्मी को हर महीने ज़रूरत की रकम मिलती रहे। यह मकान ददीहाल से कुछ दूर एक नए मोहल्ले में मिला था, लेकिन यहाँ अपनों से दूर थे हम। उन दिनों मेरा भाई 7वीं क्लास में पढ़ता था और पापा उसकी पढ़ाई और भविष्य की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की फिक्र में लगे रहते थे। उसी मोहल्ले में बंटी नाम का एक और शख्स था जिसका वहाँ पर घर था। वह खुद तो शरीफ आदमी था, मगर उसका बेटा आर्यन एक निकम्मा और आवारा लड़का था। उसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था और बुरे लड़कों से दोस्ती कर ली थी। मेरा भाई उस मोहल्ले में नया था और उसकी यहाँ के हालात का कुछ भी नहीं पता था। वह सीधा साधा और भला मानस था, जबकि आर्यन एक शातिर शिकारी बन चुका था। वह अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ दोस्ती करता और उनको बुराई की तरफ खींचने के चक्कर में रहता था। ना जाने कैसे मेरे भाई से उसने दोस्ती कर ली। शुरू में तो उसने आर्यन की नीयत को ना पहचाना। वह मेरे भाई को गली में रोककर बातें करने लगता तो चिराग उसके साथ खुशी से हाथ मिलाता और बातचीत करता। मोहल्ले के दूसरे अच्छे लड़कों ने भाई को मना किया कि इस बदमाश से दूर रहो, और अगर यह तुमको रोकने की कोशिश करे तो रुकने की बजाय किनारा कर लिया करो। चिराग ने ऐसा ही किया। आर्यन मगर बाज ना आया। जब चिराग घर से बाहर निकलता, वह उसको बुलाता, उसे तंग करता और पीछा करता।
बस फिर उसने मेरे भाई का घर से निकलना दूभर कर दिया। यहाँ तक कि वह जब स्कूल जाता उसका पीछा करता और छुट्टी के वक्त उसको रास्ते में रोककर उससे बातें करने की कोशिश करता। उसके इस व्यवहार से चिराग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। चिराग अब स्कूल जाने से भी डरता था और घर से बाहर निकलने से भी इनकार करता था। मैं उसके इस रवैये से परेशान हो गई और एक रोज़ मैं आर्यन के घर पर गई। उसकी माँ को सूरत हाल बताकर कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, वरना बात मर्दों में गई तो झगड़ा हो जाएगा। आर्यन की माँ ने कहा कि मैं उसको समझा दूंगी, तुम बात को मत बढ़ाना। और औरत के इत्मीनान दिलाने पर मेरा भाई फिर से स्कूल जाने लगा। कुछ दिनों तक आर्यन का चिराग के पीछे रहना खत्म हो गया और ना ही उसे वह रोककर तंग करता था। उसने यह हल निकाला कि मोहल्ले के एक लड़के अमित, जो कि उसकी क्लास में पढ़ता था, उसको चिराग ने अपना दोस्त बना लिया और अब वह अकेला जाने की बजाय अमित के साथ स्कूल आने जाने लगा। अब ये दोनों अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई भाई बन गए। अमित अच्छा लड़का था और शरीफ फैमिली से भी था। उनकी माँ भी हमारे घर आने जाने लगी। मेरे भाई के साथ भाईचारा उसका इस कदर बढ़ गया कि वह भी हमारे घर आने जाने लगा और हम बहनें भी उसको भाई कहकर बुलाने लगी। खासतौर पर हम लोग अमित को चिराग की वजह से ज़्यादा अहमियत देने लगे और सगे भाई जैसा ही समझने लगे कि यह आर्यन से उसकी हिफाजत करता। फिर एक दिन इतवार का दिन आया। हम सुबह जरा देर से उठे। चिराग को उन्होंने नाश्ते के पैसे दिए और वो मुंह धोकर सुबह चौक की तरफ चला गया। सामने ही छोले वाले की दुकान थी। उसने चौक पार किया तो उसको पीछे से आर्यन ने आवाज दी, चिराग सुनो, मेरी बात सुनो। भाई ने पीछे मुड़कर जब देखा तो वह मोटरसाइकिल पर खड़ा नजर आया। चिराग उसके साथ बातचीत ना करना चाहता था, इसलिए तेज तेज कदमों से चलने लगा। उसके तेज कदमों के चलते देखकर आर्यन ने दोबारा कहा, चिराग ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। भाई ना रुका और वह तकरीबन दौड़ने लगा, जिस पर वो बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके पीछे आया। बाइक की आवाज को सुनकर चिराग और भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा क्योंकि वह खौफ खा गया था। तभी उस लड़के ने अपनी बाइक को फुल स्पीड दे दी और चिराग की कमर से जा लगी और वह उछलकर बढ़ई की दुकान की आरा मशीन पर जा गिरा। मशीन उसके शरीर के आर पार हो गई और उसी समय मेरे मासूम भाई की मौत हो गई। बढ़ई ने कुछ देर पहले ही दुकान खोली थी और वो अभी मशीन को चालू करके ही बैठा था। इस दौरान आर्यन दरिंदा वहां से भाग गया। बढ़ई ने साथ के साथ हमारे घर आकर खबर की, जिससे हमारे घर में मातम छा गया। मम्मी ने एक पड़ोसी के जरिए मामा जी को खबर कराई। हमारा तो एक ही भाई था, मेरे माँ बाप के घर का यही चिराग था, वो बुझ गया। उनकी दुनिया अंधेरी हो गई। पापा को खबर मिलते ही पापा घर आ गए, मगर जाने वाला तो जा चुका था। जिस तरह हमने अपने इकलौते भाई को अचानक खोया था, सब गम में जा चुके थे और उसके साथी अमित को भी काफी गम लगा। मम्मी उसको बुलाकर गले लगाती और रोती। हमको उसे देखकर चिराग की याद आती और अमित से बातें करके सुकून मिलता। मेरे माँ बाप की ऐसी हालत थी जैसे उनके जिस्म से किसी ने पूरा का पूरा खून निचोड़ लिया हो। चिराग के बाद वह जीते थे और ना मरते थे। पापा तो अपनी उम्मीदों के चिराग के बुझ जाने से जिंदगी से मुंह फेर बैठे थे। ईश्वर ऐसी आजमाइश किसी को ना डाले। मेरे माँ बाप की जिंदगी में औलाद को खो देने से बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। मैं जब भी चिराग जितने किसी भी लड़के को देखती, उसको अपना भाई कहकर पुकारने लगती थी। बेटे की मौत ने पापा की कमर तो तोड़ डाली थी। वह इतने गम से डूबे हुए थे कि दोबारा उन्होंने दुबई में जाने के बारे में सोचना बंद कर दिया था। दीदी ने नौकरी करना चाहा। मामा जी को पता चला तो वह आड़े आ गए और मेरी बहन का रिश्ता अपने दोस्त के लिए मांग लिया। इधर चाची जी ने भी देखा कि मेरा रिश्ता दूर किसी रिश्तेदार के लिए मांग लिया जाए, तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहकर मेरा रिश्ता भी दूर के रिश्तेदार के लिए मांग लिया। मगर मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद न आया।
लेकिन दादाजी के दबाव डालकर मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में गई। तो वहाँ पर मैं राहुल को देखकर खुश हुई क्योंकि वह हमारे भाई चिराग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। मुझे लगा जैसे मेरा स्वर्गवासी भाई हमारे सामने हो। खुद पर काबू न रहा, जी चाहा कि उससे बात करूं। तो मैंने पहल कर दी और उसे नमस्कार किया। उसने भी खुश दिली से जवाब दिया। तो मैंने उसको अपना भाई बना लिया क्योंकि उनका घर दूर था, मैं उनसे मिल नहीं सकती थी, इसलिए खत लिखने लग गई। भाई राहुल लिखकर खत की शुरुआत करती थी, लेकिन उसने बाद में मुझसे फ़ोन पर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। उससे वास्ता मतलब ख़त्म कर दिया और अमित भाई को यह सारी बात बता दी। उसने राहुल को खूब भला बुरा कहा और धमकी भी दी कि वह आइंदा मुझे फ़ोन ना करे। यूं राहुल से मुझे छुटकारा मिल गया। उस वाक़ये के बाद मेरे मुंह भोले भाई अमित के लिए मेरे दिल में और भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। मैं नहीं जानती थी कि लेकिन जब मेरी मंगनी दीपक से होने लगी तो वह परेशान और उदास सा हो गया और उसने अपनी माँ से कहा कि अगर आप चिराग की माँ से मेरे लिए रिश्ता ना मांगे तो मैं उम्र भर किसी और से शादी ना करूँगा। उसकी माँ ने मम्मी को यह बात बताई। मुझे पता चला कि वह मुझको बहन की तरह नहीं समझता था। मैंने उससे बात करनी बंद कर दी और अपने जज्बात जो एक बहन भाई के लिए थे उनको मसल दिया। अब मैं खामोश रहने लगी और इन सब बातों का असर यह हुआ कि मैं बीमार हो गई। मुझसे यही गम रहता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं भाई कह सकूं, भाई पुकार सकूं। अब वक्त भी आ गया जब मेरी शादी की ढोलक बजने लगी और मैं विदा होकर बाबुल के घर से दीपक के घर आ गई। शादी के बाद अंदाजा हुआ कि खामखा मुझे दीपक से चिढ़ थी। वो वैसा बुरा नहीं था। उसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, तो मेरे दिल में भी उसके लिए इज्जत और प्यार पैदा हो गया। दीपक और ससुराल वाले मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मैं अपने घर में बहुत सुकून खुशी से थी। एक रोज़ अचानक एक खत मिला जो मेरे पति ने वसूल किया। उस खत में मेरे बारे कुछ गलत बातें लिखी हुई थी। मेरे पति ने उस खत की वजह से मुझे शक की निगाहों से देखा और पूछा कि राहुल कौन है, क्या तुम उसको जानती हो? मैं इनकार ना कर सकी। मैंने बताया कि राहुल मेरा मुंह भोला भाई है। मैंने उसे भाई बनाया मगर वह अच्छा लड़का ना निकला तो उससे वास्ता मतलब ख़त्म कर लिया। वह मुझे से रह गए। खैर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि आइंदा किसी को भाई मत बनाना। मैंने मैंने शुक्र किया कि दीपक ने मेरे सच बोलने की वजह से मुझे माफ़ कर दिया। अगर वह शक में पड़ जाते तो मैं क्या करती। उस वाक़ये के थोड़े दिनों बाद एक रोज़ मैं दीपक के साथ मायके में आई। मम्मी ने हमें खाने पर बुलाया हुआ था कि अमित की बहन भी वहाँ पर आई और मुझसे कहा कि अमित ने कुछ खा लिया है क्योंकि मम्मी उसकी शादी किसी और से करना चाहती थी, मगर उसने तुम्हारी बहन शालू की खातिर शादी ना करने की कसम खाई थी। जब माँ ने ज़बरदस्ती मंगनी कर दी तो भाई ने जहरीली गोलियां खा ली। उनको अस्पताल ले गए हैं। दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। यह सुनकर मैं परेशान हो गई और मेरा चेहरा परेशान हो गया। दीपक अमित की बहन की बातें सुन चुके थे। हालांकि वह साथ वाले कमरे में मेरी बहन को यह सब बता गई थी। बस उन्होंने मुझसे पूछा कि अब यह अमित कौन है जो तुमसे शादी करना चाहता था और जिसने जहरीली गोलियां फांक ली है। मैंने कहा कि चिराग भाई का दोस्त और उनका क्लास फेलो है। तुम्हारा उससे क्या संबंध था? मेरा तो वह भाई बना हुआ था। यह कैसे मुमकिन है कि इतने लड़के तुम्हारे मुंह बोले भाई हों, तुम्हारी खातिर जहर फांक लिया? आखिर क्या बात है यह? मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। भगवान की कसम उसको मैंने भाई बनाया हुआ था, लेकिन मुझे खबर न थी कि उसके दिल में मेरे बारे में क्या जज्बात हैं। बकवास मत करो। क्या तुम अक्ल की अंधी हो या मैं बेवकूफ़ हूँ? एक लड़की एक बार ही किसी को अपना भाई बना सकती है, बार बार नहीं। तुम मुझको पागल समझती हो क्या? दीपक ने मुझको बुरी तरह से झटक के कहा। मेरा मुंह छोटा सा हो गया था। मुझसे एक शब्द भी ना बोला गया और रोने लगी। मामला खासा गंभीर हो गया था। एक तरफ अमित के अस्पताल पहुंच जाने का मालाल, दूसरी तरफ दीपक को संभालना मुश्किल हो गया।
जिसके दिल में शक घर कर चुका था। वह परेशान थे कि आखिर मैंने किस किस को भाई बनाया हुआ था, जो अब उनके लिए परेशानियां पैदा कर रहा था। उनके दिल में बाल आ चुका था। मैंने लाख कस्में खाई मगर उनको शक को मिटा ना सकी। उन्होंने मुझे मायके छोड़ा और खुद अपने घर चले गए, मगर फिर ना लौटे। कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहती, मुझे तलाक भी ना दिया और अपने घर में भी ना बसाया। मगर मैं आज भी उनका ही इंतज़ार कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताएं।